अंतिम अधिनियम माना जाता है? 59, 1861। हाँ, 1861 का अधिनियम तो विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। हाँ, और सोचो। बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने भाई, यहां पर हो चुका है। कौन सा अधिनियम केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम अधिनियम बनाता है? 1833 का चार्टर एक्ट केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम एक्ट। मेरी बात समझ में आई? अंतिम इंपॉर्टेंट, अंतिम महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद भी केंद्रीकरण चला है, ऐसा नहीं कि केंद्रीकरण चला नहीं है, केंद्रीकरण तो चला है 1858 तक। केंद्रीकरण 1858 तक के एक्ट अधिनियमों में चला है। क्योंकि अगर यहां से पावर, यहां से शक्तियां लेकर उन शक्तियों को अगर वाइसराय को दिया जा रहा है तो क्या है, केंद्रीकरण नहीं है? यह भी केंद्रीकरण है जो कि 1858 के एक्ट से हुआ था। मेरी बात समझ में? लेकिन जब हम विधान परिषद, जब हम तीन प्रांतों की बात करते हैं, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो उस लिहाज से देखिए उनके उनके पास जो विधायी शक्तियां थी, जो भी कार्यकारी शक्तियां थी उनके गवर्नर के पास, या उनके गवर्नर के पास जो कुछ भी विधायी शक्तियां थी, अगर उस आधार पर हम देखते हैं तो सबसे अंतिम अधिनियम जो केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम अधिनियम या अंतिम महत्वपूर्ण कदम बना सकता है वो है 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है ना? रिवाइज नहीं करोगे सब बेकार हो जाएगा पढ़ना। समझ में आ रहा है? रोज आधे एक घंटे जाके रिवाइज करना एकदम जरूरी है, वरना सब बेकार हो जाएगा। जो कुछ भी लिखा है ये किताबों से बहुत अलग नहीं लिख रहे हो। जो किताबों में लिखा है लगभग लगभग उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं ज्यादा अच्छी तरीके से। तो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो यह भी एक नई किताब बन जाएगी, तुम्हारी कॉपियां नई किताब बन जाएगी। ठीक है, तो रिवाइज करो भाई। क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो? एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताओगे किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत बजट में चर्चा करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को या काउंसिल को दिया गया, परिषद को दिया गया? बजट पर चर्चा करने का अधिकार। बजट समझते हो? थोड़ा बहुत क्वालिटी पढ़ा होगा पहले से। बजट क्या होता है? बजट, हाँ वेरी गुड, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, है ना? कौन से आर्टिकल में है, कुछ पता है, कुछ याद है? कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद में? 1852। अरे वो तो मैं क्वेश्चन बदल लिया ना, मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कौन से अनुच्छेद में है। 112 में, अनुच्छेद 110 नहीं 112 में वार्षिक वित्तीय वित्तीय लेखा जोखा, है ना? या वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में? वो कहां पर है? 112 में। बजट में पूरा, पूरे संविधान में बजट नाम का शब्द कहीं नहीं है। वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उसे आर्टिकल 112 में रखा गया है, अनुच्छेद 112 में रखा गया है। फिलहाल वो तो अलग बात है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कौन से एक्ट, कौन से अधिनियम द्वारा बजट का जो प्रावधान है उसमें शक्तियां दी गई परिषद को कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर चर्चा कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हालांकि उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कार्यकारी परिषद का वह सदस्य मतलब बाध्य नहीं है, मतलब गवर्नर जनरल बाध्य नहीं है। ठीक है, फाइनेंस जब उस समय का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा होगा, ठीक है, वित्त मंत्री रहा होगा, वित्त मंत्री बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछे जाने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1892 के अधिनियम के तहत। अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे, सब आता होगा, सब जो पढ़ा है सब बेकार हो जाएगा। रिवाइज नहीं करोगे सब जीरो के बराबर हो गए। मेरी बात में अब देखो, तुम लोग की छुट्टियां भी थी, संडे भी था, जो भी था, रिवाइज करना चाहिए था ना। बिना रिवीजन सब बेकार हो जाएगा, तो इसलिए रिवाइज जरूर करो,
थोड़ा सा एग्रेसिवली पढ़ाई की जाती है। ऐसा नहीं कि एकेडमिक क्लास एक एक लेक्चर खत्म हो रहा है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे। ऐसे कोई किताब नहीं आती जो एग्जाम के टाइम में पढ़कर ग्रेजुएशन के एग्जाम की तरह से पास कर जाओगे। ये ग्रेजुएशन एग्जाम से एकदम अलग है, या पोस्ट ग्रेजुएशन से भी एकदम अलग है। समझ आ रहा है? इसमें रोज पढ़ाई चाहिए, रोज रिवीजन चाहिए, और रोज रिवाइज करोगे नहीं तो बेकार हो गया सब पढ़ना। 1892 का अधिनियम क्या करता है? परिषद के सदस्यों को या भारतीय सदस्यों को भी यह शक्ति देता है कि वह बजट के सापेक्ष में, बजट जब प्रस्तुत किया जाए तो कुछ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि उन प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए गवर्नर जनरल पर किसी तरह की बाध्यता नहीं है। गवर्नर जनरल चाहे तो सिरे से उस प्रश्न को अस्वीकार कर सकता है, कह देगा हम नहीं बताएंगे, जाओ। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? लेकिन फिर भी प्रश्न पूछने का अधिकार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने का अधिकार बजट में 1892 अधिनियम के तहत सदस्यों को मिला। उसके पहले बजट जो कुछ भी पेश किया जा रहा है उस पर किसी तरह का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। कितनी जरूरी बात कि वो बजट हमारे लिए बना रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन उसी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तक हमें नहीं दे रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1885 में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन की रचना हो चुकी थी। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी डिमांड थी, जिसकी प्रमुख मांग में से एक था कि जो प्रांतीय परिषद है, जो विधायी परिषद है, इसके अलावा प्रांतीय विधायी परिषद और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों को किसी तरह ज्यादा जोड़ा जाए, भारतीय सदस्यों के लिए विस्तार किया जाए, सीटों का विस्तार किया जाए, साथ ही साथ ऐसे सदस्यों की शक्तियों में भी विस्तारीकरण किया जाए। वह सदस्य केवल मुखौटा पहने सदस्य की तरह ना रह जाए, उनके पास अपनी शक्तियां हो, उन्हें चर्चा करने का अधिकार हो, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार हो, और अगर प्रश्न के उत्तर से वह अनसेटिस्फाइड है, अगर प्रश्नों के दिए हुए उत्तर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर उन प्रश्नों की जगह पर दूसरे प्रश्न, जिन्हें बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न, वह पूछने का अधिकार हो। इसकी मांग लगातार कांग्रेस कर रही थी। इन सारी मांगों को, है ना, इन सारी मांगों को कुछ हद तक आंशिक रूप से मानते हुए 1892 का अधिनियम आया था। लेकिन अभी भी क्योंकि सारी बातें नहीं मानी गई थी, इसीलिए कांग्रेस का संघर्ष अभी भी चल रहा था। पहली बात, कांग्रेस का संघर्ष शुरुआती दिनों में, जैसा मैंने बताया, शुरुआती दिनों में स्वशासन या स्वराज के लिए नहीं रहा है। किसके लिए रहा है? विधायी परिषदों में और कार्यकारी परिषदों में भारतीय सदस्यों की एंट्री, भारतीय सदस्य भी आए, भारतीय सदस्यों को भी सीट मिले, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ, अंग्रेज जो नियम कानून बना रहे हैं वो अच्छे हैं। अंग्रेजों का जो सेंस ऑफ जस्टिस मैंने बताया था, अंग्रेजों का जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो बेहतर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी बेहतर है। मेरी बात सुनो, उनकी जो सिविल सर्विस प्रणाली है वो बेहतर है भारत से, वो बात मान रहे हैं, पूरी तरह से मान रहे हैं। लेकिन हम भी वो सीख जाए, इसके लिए भारतीयों का परिषद का सदस्य होना बड़ा जरूरी था। मेरी बात सुनाई? तभी तो आज सीखेंगे तो कल हमारी बारी आएगी रूल करने की। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार मांग कर रहे थे कि विधायी परिषदों का और प्रांतीय विधायी परिषदों को और साथ ही साथ केंद्रीय विधायी परिषद का, दोनों का विस्तार किया जाए, दोनों में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लाए जाए। 1892 में जो अधिनियम आया, इसकी आंशिक पूर्ति भी की गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस की सारी मांगे मानी नहीं गई है। साथ ही साथ अब 1900 का दौर आ गया, 1900 की स्टार्ट में, 1900 के दौर में हम देखते हैं अब कांग्रेस में दो धड़े हो गए हैं। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल दोनों की अलग अलग तरह की मांगे हैं। जहां गरम दल स्वशासन स्वराज की मांग कर रहा है, वहीं नरम दल विधायी परिषदों में ही सीटों की संख्या के विस्तारीकरण की मांग कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? नरम दल और गरम दल की इन सारी परेशानियों की वजह से शायद आपने पढ़ा भी होगा, सूरत स्प्लिट, सूरत में इन लोग के बीच में काफी बवाल हो गया था, काफी लड़ाइयां हो गई थी, है ना, 1907 में। उसके पहले से ही, एक ही दिन में लड़ाई नहीं हुई, उसके पहले से ही कहीं ना कहीं विचारधारा आपस में कांग्रेस के अंदर, एक ही पार्टी के प्रतिनिधि आपस में टकरा रहे हैं, एक ही पार्टी के हैं लेकिन आपस में टकरा रहे हैं। एक बोल रहा है, एक प्रतिनिधिमंडल बोल रहा है कि हमें ब्रिटेन की सरकार से स्वशासन की मांग करनी चाहिए। ये जितने भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, इनमें से एक भी अंग्रेज क्यों है, इनमें से एक भी अंग्रेज ना हो, बस अंग्रेज बता दे कि कैसे चलाना है, सारे के सारे भारतीय रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है?
दूसरा, नरम दल अपने पुराने ढर्रे पर है और वो क्या मांग कर रहा है कि विधायी परिषदों में और केंद्रीय विधायी परिषदों में संख्या का विस्तार हो, शक्तियों का विस्तार हो, ज्यादा शक्तियां मिले। इसी बीच में जब कांग्रेस का आंदोलन, जब कांग्रेस के प्रति लोगों की जागरूकता, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे बढ़ेगी कि ऐसा कोई मूवमेंट चल रहा है, ऐसी कोई पार्टी आ गई है जो हमारे अधिकारों के बारे में बात कर रही है, लोकतांत्रिक तरीकों के बारे में बात कर रही है, स्वशासन स्वराज के बारे में बात कर रही है, तो जब ऐसे में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती है तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश के जो प्रशासन है उनमें थोड़ी सी चिंता आ जाती है कि कैसे भारतीयों का यह आंदोलन कमजोर करे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस पार्टी को कैसे तोड़े, इस दल के प्रभाव को, इस दल के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे कम करें, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात है कि सन 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, लॉर्ड मिंटो की कह सकते हैं सहमति से या लॉर्ड मिंटो के उकसावे में आकर एक नए दल का गठन किया गया था जो बोलता था कि मुस्लिमों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व हमारे पास है, मुस्लिम लीग का। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब इसकी वजह से जब वह खुद को मुस्लिमों का संपूर्ण प्रतिनिधि, पूरी तरह से प्रतिनिधि मानते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हल्के से फूट के बीज हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आने शुरू हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? साथ ही साथ देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, पॉलिटी क्या होती है, ये बात समझो, बहुत जरूरी है। पॉलिटी इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द टाइम, है ना। यानी कि राज व्यवस्था के या राजतंत्र में जो जो भी चीजें की गई, जो भी संवैधानिक विकास किए गए या जो जो भी चीजें, जो भी नए प्रावधान लाए गए, उसका उस वक्त की तात्कालिक इतिहास से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर यह समझना है कि 1900 के शुरुआती दशक में क्या हुआ, इसके लिए यह समझना भी जरूरी है कि उस समय के इतिहास में क्या हो रहा था। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो जैसे मैंने दो चीजें बताई कि नरम दल गरम दल में हो गया था डिवीजन, साथ ही साथ मुस्लिम अभिजात वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली एक नए दल का गठन हो गया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग शुरुआत से ही पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रही थी। वह यह कह रही थी कि अब से जो इलेक्शन होंगे, काउंसिल में जो इलेक्शन होंगे, उसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें अलग से सीट आरक्षित कर दी जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यह उसकी मांग थी। इसके अलावा 1905 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी देश में। क्या हुआ था याद है? बंगाल विभाजन। किसके टाइम पर याद है? उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पर बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए बंगालियों ने कुछ तरीके अपनाए। स्वदेशी आंदोलन, बाइकॉट आंदोलन, शायद सुना होगा। इन आंदोलनों ने क्योंकि बंगाल के विभाजन का कारण जब ब्रिटिश सरकार से पूछा गया तो उनका यह कहना था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस पर प्रशासन करना बड़ा कठिन है, इसीलिए हमने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। हालांकि यह करने का मुख्य कारण यह माना गया कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को, जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उन्हें अलग करने की कोशिश की थी। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात की गंभीरता को समझते हुए उस समय की कांग्रेस ने एक बहुत बड़े स्तर पर मूवमेंट, आंदोलन चलाया जिसे बोलते हैं स्वदेशी और बाइकॉट का आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम अपनी एकता का प्रमाण देने के लिए रक्षाबंधन में एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर? एक दूसरे के घरों आना जाना कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक सिंबल कि हम साथ में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस बढ़ते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से, इस बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम एकता के प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी डर गई थी। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने पहला निर्णय लिया था सन 1906 में, मुस्लिम लीग को उकसावा देकर, मुस्लिम अभिजात वर्ग को उकसावा देकर मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। और दूसरा क्या किया, सन 1909 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम विभाजन को करने के लिए मुसलमानों को या मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए।
इन निर्वाचन क्षेत्र में, इस निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ वोट देने का अधिकार भी केवल किसे रहेगा? मुस्लिमों को प्राप्त रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या भारत में ऐसी जगहें हैं जहां किसी एक क्षेत्र या एक राज्य या एक सिटी में ही केवल और केवल मुस्लिम रहते हैं, केवल और केवल हिंदू रहते हैं? नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर 90% मुस्लिम ही है तो 10% हिंदू होंगे, अगर 90% हिंदू है तो 10% मुस्लिम भी होंगे। इस तरह के क्षेत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? प्लस क्या क्या अब जनप्रतिनिधियों को उनकी योग्यता की जगह पर हम धार्मिक आधार पर बांट देंगे? समझ रहे हो ना? हो सकता है या 10% हिंदू या 10% मुस्लिम में ही कोई अच्छा योग्य नेता रहा हो, लेकिन क्योंकि आपके यहां से लड़ने का अधिकार उससे ले लिया गया है, क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसकी वजह से वो यहां से सीट नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या जनप्रतिनिधियों की योग्यता के पैमाने के लिए क्या धार्मिक आधार एक सही आधार है? कुछ सोच के बोलो ना। नहीं है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसका विरोध होगा। मेरी बात समझ आई? तो 1909 के एक्ट में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में, उसे बोला तो गया मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के एक्ट को, लेकिन असल में यह किसी तरह का सुधार ना होकर एक तरह का हिंदू मुस्लिमों के जो धार्मिक रिश्ते हैं उनका बिगाड़ था। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसके तहत हम देखते हैं सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, है ना? और आज के समय पे जो भी हम दंगे देख रहे हैं, जो भी परेशानियां हम देख रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये 1909 का एक्ट माना जाता है कि इसके बाद अब देश पहले की तरह नहीं रहेगा। अब लगातार जो हिंदू वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है उनके बीच की खाइयां लगातार बढ़ती जाएंगी। ये कह सकते हो भारत में सांप्रदायिक तनाव का एक बीज डाला गया 1909 के एक्ट के बाद, मतलब के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र किया क्यों गया? समझ में आ गया? ठीक है, बांटने के लिए किया गया था। बोला क्या गया था? बोला ये गया था क्योंकि ये अलग कम्युनिटी है, अलग वर्ग है, इसलिए इन्हें विशेषाधिकार देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में? अदरवाइज काउंसिल के जो इलेक्शन होंगे, परिषद के जो इलेक्शन होंगे, उसमें हो सकता है एक भी मुस्लिम मेंबर ना हो। मेरी बात समझ में? तो एक तरह से आरक्षित सीट करने के लिए किया गया था, लेकिन वह आरक्षित सीट अंततः क्या हो गया? अंततः वह हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बनी आगे चलकर, है ना, उसका एक कारण बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? तो ये हिस्ट्री कुछ पॉइंट से लिख लोगे जल्दी से, एक लाइन में लिखो लिखो लिखो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, यह हेडिंग डाल दो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 डाल दो। हेडिंग हेडिंग तो डालोगे ही ना? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अरे ये कौन सा रंग आ गया? अधिनियम 1909 आया इसी नाम से था, लेकिन किसके समय पर आया है? मॉर्ले मिंटो के समय पर आया है। मॉर्ले उस समय कौन था? बिटा दूं उसे मैं? मॉर्ले भारत का राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, सीधे लिख लो भारत राज्य सचिव। समझ गया ना? सेक्रेटरी कहां बैठता था ये? यहां पर या ब्रिटेन की कैबिनेट में? ब्रिटेन की कैबिनेट में। वेरी गुड। और मिंटो कौन थे? वॉइस रॉय। अब जब भी किसी सुधार को दो नामों से जाना जाएगा या दो नामों से मिलाकर कोई नाम लिखा है, तो हमेशा समझ जाना पहला नाम सचिव का है, दूसरा वॉइस रॉय का है। क्या मेरी बात क्लियर?
कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी किसी सुधार को अगर किसी तरह सचिव और वायसराय के नाम पर इस तरह अलग अलग करके डैश करके दिया हुआ है तो समझ जाना पहला नाम किसका है, उस समय के राज सचिव का, और दूसरा नाम किसका है, उस समय के वायसराय का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लाइव क्यों कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? लिखो लिखो। लिखो 1905 के बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चला। स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चला। स्वदेशी और बायकॉट, बहिष्कार, बहिष्कार बोलते होंगे ना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला। साथ ही साथ ही कांग्रेस साथ ही कांग्रेस आर्थिक सुधार और स्वशासन के लिए आंदोलन कर रही थी। आंदोलन कर रही थी। और स्वशासन, आर्थिक सुधार और स्वशासन, आर्थिक सुधार और स्वशासन के लिए, आर्थिक सुधार और स्वशासन के लिए आंदोलन कर रही थी। फुल स्टॉप के आगे लिखोगे? लिखो। साथ ही 1906 में 1906 में लॉर्ड मिंटो के उकसावे में लॉर्ड मिंटो के उकसावे में मुस्लिम अभिजात्य वर्ग ने अपने एक नए दल मुस्लिम लीग का गठन किया। मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, 1906 में। समझ में आ गया? गठन क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा तोड़ देंगे, इतना ज्यादा बांट देंगे, उतना आंदोलन क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अंग्रेजों ने नहीं बोला तो हमने डिवाइड नहीं बोला। वो क्यों बोलेंगे? हम बोलेंगे ना, फूट करो और हाँ शासन करो वाली नीति इनकी है। मेरी बात, फूट डालो और शासन करो वाली नीति इनकी है। हम बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ब्रिटेन अपने यहाँ किताबों में क्या पढ़ाता है कि उन्होंने भारत पर जुल्म किया, भारत पे शासन किया? वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो इंडिया का उद्धार करने यहां पर आए थे। भारतीय जो थे वो बर्बर थे, भारतीय सभ्यता को नहीं समझते थे। यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थी, यहाँ नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं था, यहाँ मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, यानी कि राजशाही थी। समझ रहे हो ना? इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने उन्हें, जीसस ने उन्हें भेजा था। मेरी बात सुन रही? वो खुद को क्या बोलते हैं? वो तुम लोग को बोलते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन के बर्डन थे, यानी कि अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों के सिर का बर्डन थे। भार थे हम लोग भाई। वो अपने स्कूल में ये सिखा रहे हैं, समझ आ रहा है? वो अपने स्कूल में नहीं सिखाते कि उनके यहाँ जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो हमारे द्वारा ही स्पॉन्सर्ड, या हमने ही उसके लिए रॉ मटेरियल और मार्केट दिया, कच्चा माल और मार्केट। मेरी बात नहीं? वो इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया और अफ्रीका को, व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या होता है? अंग्रेजों के सिर का भार, है ना? क्योंकि वो पहले सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसीलिए उनके सिर का भार है कि सबको सिविलाइज्ड करे।
उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी है पूरे विश्व की। वो कभी नहीं बोलेंगे कि वो कॉलोनी बनाने, यहां पर उपनिवेश करने आए हैं क्या, यहां पर अंग्रेज तुम लोग को मारने पीटने आए हैं, जलियांवाला बाग करने आए हैं क्या, ये सब कर रहे। मतलब वो अपनी किताब में नहीं पढ़ाएंगे, करने तो यही पर आए, करने तो यही आए, अपनी किताब में नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को ये सब कहानी पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे उनके खिलाफ द्रोह कर देंगे तब। क्या मेरी बात क्लियर है? उनकी जो किताबें होंगी वो ये सब रहेंगी, वो उसमें इंडिया और अफ्रीका को मानते हैं व्हाइट मैंस बर्डन, समझ रहे हो ना, उनके सर का भार थे हम लोग, हमें मुक्ति दिलाने आए थे, साल्वेशन, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे बात? समझ में आ गया? चलो ठीक है, ठीक है, चलो समझ गए हम लोग, ठीक है। और जॉन, जो हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्ले की, मॉर्ले लिबरल सरकार का एक सदस्य था, वो सच में चाहता था कि सुधार हो, लेकिन ये जो आदमी है ना, वो कौन है, वाइस रहे यहाँ का, यहाँ के वाइस रहे बदमाश रहे। अगर वहां से कुछ अच्छा आ भी गया है, देखो ब्रिटेन की रानी ने कहा कि भारतीयों को वही अधिकार मिलने चाहिए जो ब्रिटिश अधिकारियों के अधिकार है, ये बात वो बहुत पहले से बोल रही थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी इसे इंप्लीमेंट करने में, इसे लागू करने में हिचकिचा रहे थे और नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन की महारानी ने एक दो बार कहीं पर कहा ये बात कि हर भारतीय के पास उतना अधिकार है जितना ब्रिटेन के नागरिक के पास है, और ब्रिटेन के नागरिक के पास उतना अधिकार है जितना किसी ब्रिटिश के अधिकारी के पास होता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे अधिकारी हो चाहे सामान्य वर्ग का आदमी, सब बराबर, चाहे सामान्य आदमी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो वही अधिकार उनके द्वारा बोला तो गया लेकिन दिया नहीं गया। यहां पर अधिकारी या यहां पर जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही या जो भी वॉइस रॉय है, वो तरह तरह की परेशानियां करते रहे। क्या मेरी बात समझ में आई? फसल लिख लेंगे, लिखो, तुम लोग भी बात में फंसा लेते हो मुझे, लिखो, लिखो मुख्य प्रावधान लिख लो, चलो इसे लिख लिया, चलो लिखो मुख्य प्रावधान। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्या मांग चल रही थी कि किसी तरह से प्रांतीय विधायी परिषद और केंद्रीय विधायी परिषद का विस्तार हो, तो ये किया गया। केंद्रीय विधायी परिषद को 16 से बढ़ाकर 60 सदस्यों कर दिया गया, और प्रांतीय विधायी परिषदों में अलग अलग जगह पर अलग अलग सदस्य बढ़ाए गए, कुछ जगह 30 और कुछ जगह 50। जो बड़ी विधायी परिषद थी जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां 60-60 थे। जो छोटी विधायी परिषद थी जैसे असम हो गया या अवध हो गया, वहां शायद 30-30 किए गए थे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन केंद्रीय विधायी परिषद वाला नंबर याद रखना जरूरी है कि 16 से 60 कर दिया गया। नोट करोगे, लिखो, पहला प्रावधान लिखोगे, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में यह संख्या अलग अलग रही। सोलह से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में यह संख्या अलग अलग थी, ठीक। जल्दी समझ लेते हैं और चीजें। अब जो केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय चाहे केंद्रीय परिषद हो चाहे प्रांतीय परिषद हो, दोनों की जो संरचना थी वो समझ लेते हैं। दोनों की संरचना इस तरह थी कि कुल 4 तरह के सदस्य होते थे। मेरी बात समझ, चाहे केंद्रीय चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, चार तरह के सदस्य होते थे। ठीक है, पहला जो था पदेन अधिकारी।
बना रहे हो उसे? बनाते चलो साथ में, ये नहीं कि सर फिर समय दे दीजिएगा। पदेन अधिकारी, पदेन अधिकारी में गवर्नर जनरल यानी कि वाइस रॉय बोलना सही रहेगा, लेकिन केंद्रीय में तो वाइस रॉय हो गया, और प्रांतों के तो अपने अपने गवर्नर थे ना, तो उस हिसाब से गवर्नर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वाइस रॉय ऑब्लिक गवर्नर लिख दे रहा हूं, वाइस रॉय ऑब्लिक गवर्नर। और कार्यकारी परिषद के सदस्य। अच्छा ये बताओ, हिंदी की राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस राइटिंग ही समझ में आ रही है, क्लास भी समझ में आ रही है? दोनों चीज अलग अलग करके पूछनी पड़ रही है। चलो ठीक, लिख लिया इतना। दूसरा लिखोगे, मनोनीत। मनोनीत समझते हो ना? नामित, नॉमिनेटेड, ठीक है। मनोनीत सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसे गवर्नर ने या वाइसराय ने नामित कर रखा है कि यह लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे। यह ब्रिटिश अधिकारी हैं, यह मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारी हैं, समझ रहे हो ना, जिन्हें मनोनयन या जिन्हें नामित किया गया है गवर्नर द्वारा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, यहां लिख रहा हूं ब्रिटिश अधिकारी, लिख दूं मैं, या ऐसे लिख दे रहा हूं नामित ब्रिटिश अधिकारी। ये ऐसे लिख दे रहा हूं गवर्नर द्वारा नामित ब्रिटिश अधिकारी, गवर्नर ऑब्लिक वाइसराय द्वारा नामित ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरे तरह के सदस्य कौन से? मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। हाँ, अब यह वह सदस्य हैं जो जिनके लिए 1892 में रास्ता खोल दिया गया था। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, बल्कि 1892 में रास्ता खोला गया था। 1800 उसके पहले ही ना, 1858 या 1861 के एक्ट में जब राजा ऑफ बनारस पटियाला के राजा को जब मनोनीत किया गया था, तो इनके लिए जगह खोल दी गई थी। तो यह मनोनीत गैर सरकारी सदस्य है ना। यहां लिख दो भारतीय, गवर्नर या वाइसरॉय द्वारा नामित भारतीय, लिख दो गवर्नर या वाइसरॉय द्वारा नामित भारतीय, नामित भारतीय। और चौथा निर्वाचित सदस्य। अब ये बहुत जरूरी बात, निर्वाचित सदस्य। यह निर्वाचित सदस्य जो है वो कहां से आ रहे थे? वो केंद्रीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषदों से आ रहे थे। प्रांतीय विधान परिषदों को एक निर्वाचक मंडल का गठन करना था, और वह निर्वाचक मंडल अपने में से, प्रांतीय विधान परिषदों में से क्या करेगा? सदस्यों को निर्वाचित करेगा केंद्रीय विधान परिषद की ओर। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसे बना लिया, ठीक है। तो चार तरह के सदस्य थे। मेरी बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अभी जो निर्वाचित सदस्य है ना, इनका चुनाव, देखो निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन कहा, क्या सीधे भारत की जनता इन्हें चयनित करके भेज रही है? नहीं, इन्हें कौन चयनित कर रहा है?
प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल चयनित कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अभी कहने के लिए निर्वाचन है, कहने के लिए चुनाव है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में नामांकन हो रहा है। वह नामांकन कौन कर रहा है? प्रांतीय विधान परिषद के लोग। मेरी बात समझ? अब ये बोल सकते हो हाँ सर, प्रांतीय विधान परिषद के तो लोगों को हमने चुन के भेजा है। तो हमने नहीं चुन के भेजा है, मतलब कम लोग, वो जो इलेक्टोरल कुलाज होता है, जो लोग उन लोगों को चयन कर सकते हैं जिनके पास मताधिकार होता है, उनकी संख्या बड़ी सीमित कर रखी थी। उनकी संख्या में केवल वह लोग थे जो जमींदार वर्ग के थे, केवल वह लोग थे जो टैक्स भरते थे, और केवल वह लोग थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, जमींदार वर्ग के लोग और टैक्स भरने वाले लोग प्रांतीय विधान परिषद के होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 4 तरह की श्रेणियां हुई, लेकिन यहां पर यह कहना गलत हो जाएगा कि निर्वाचित सदस्य जो है वो कहां से हैं? वो लोगों द्वारा चयनित है। निर्वाचित सदस्य भी जो है वो नामांकित हैं किनके द्वारा? प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा चुनी गई निर्वाचक मंडल द्वारा नामित है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रांतीय विधान परिषद का जो विस्तार है, जितने लोग इनके वोटिंग में इकट्ठा हुए वो कम थे। क्या मेरी बात क्लियर है? या वोटिंग का अधिकार केवल 3-4 श्रेणियों के लोगों को। क्या मेरी बात समझ में आई? इसे बना लिया, लिखना स्टार्ट करोगे, लिखो लिखो लिखो। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, या ऐसे लिख लो, निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। ठीक है, जिनमें स्थानीय निकाय कौमा वाणिज्य मंडल, जिनमें स्थानीय निकाय कौमा वाणिज्य मंडल कौमा जमींदार कौमा विश्वविद्यालय कौमा व्यापारी समुदाय और मुस्लिम वर्ग के सदस्य हुआ करते थे। मुस्लिम वर्ग के सदस्य हुआ करते थे। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें अब 2 तरह के सदस्य हैं, निर्वाचित और मनोनीत गैर सरकारी, जो कि भारतीय हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो निर्वाचित में भारतीय गैर भारतीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो गैर भारतीय कुछ चुनाव चुने जाने का, लड़ने का अधिकार नहीं था। मेरी बात समझ में? हो तो सकते थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार पहले ही ले लिया गया था। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मेनली यहां पर जो हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं? भारतीय ही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि और किसी को अधिकार है नहीं, तो भारतीय ही लड़ेंगे अधिकार। तो अब 2 जगह से भारतीयों की एंट्री हो सकती है, यहां से गैर सरकारी सदस्यों के रूप में और निर्वाचित सदस्यों के रूप में। लेकिन अब इससे क्या होगा? इससे अगर ध्यान दो, अगर ये मनोनीत सदस्य भी हैं और ये भी निर्वाचित सदस्य भी हैं और 16 से 7 में आ रहे हैं, तो ऐसे में अब मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब 35 सदस्य जो होते थे वो निर्वाचित और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे, लगभग। यानी कि 33 भारतीय, यानी कि बहुमत में, समझ रहे हो,
बहुमत में अब भारतीय यहां पर हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन मैंने तुम्हें शुरुआत से ही बताया, ये कौन से वाले भारतीय हैं? ये गैर सरकारी जो मनोनीत सदस्य हैं, क्या ये कभी ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इन्हें इस पद पर, यह पद कौन दे रहा है? ब्रिटेन की सरकार, यानी कि वायसराय दे रहा है। मेरी बात समझ में? तो यह कभी साथ देंगे ही नहीं, यह कभी साथ देंगे नहीं। तो ऐसे में कोई भी प्रावधान भारतीयों के हित के लिए लिखा नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहां पर ये देखो, लगेगा देखने में कि 33 शायद 32 हो गए थे, मुझे याद नहीं है, 33 हो गए थे शायद। तो 33 सदस्य भारतीय हो गए, लेकिन फिर भी वो भारतीयों के हित में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य हैं, यह अभी भी अंग्रेजों के द्वारा, वायसराय के द्वारा चुने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वह वायसराय के द्वारा लिए गए निर्णय या वायसराय के कार्यकारी परिषद द्वारा ही लिए गए निर्णयों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ में? जिसकी वजह से यह केवल मुखौटा साबित हुआ। हालांकि लोकतंत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में? जहां पर प्रतिनिधित्व ही नहीं था भारतीयों का, वहां भारतीयों के प्रतिनिधित्व को न केवल प्रतिनिधित्व मिल रहा है, साथ ही साथ विस्तार भी मिल रहा है, साथ ही साथ शक्तियां भी थोड़ी सी बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन अभी पूर्ण लोकतंत्र नहीं आया है। पहली बात है, सदस्य लोकतांत्रिक मतलब समझ आओ ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूर्ण रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राइट टू वोट यानी कि मताधिकार सबके पास अवेलेबल ही नहीं है। भले ही निर्वाचित सदस्य गए हैं, लेकिन यह निर्वाचित सदस्य किनमें से गए हैं? उन समूहों से जिनके बारे में आपको लिखवाया है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? तो सामान्य भारतीय को वोट करने का अधिकार नहीं है, जैसे आप बोलते हो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वह इनके पास है नहीं, जिसकी वजह से जो निर्वाचित सदस्य होंगे अक्सर कौन से होंगे? जमींदार वर्ग के लोग होंगे, या विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे, अभिजात्य वर्ग, जिसे सामान्य लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए बहुत सारे भारतीयों की परिषदों में एंट्री होने के बावजूद भारतीयों के लिए कोई विशेष हित के काम नहीं हो रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट कर लो, इस बात को नोट करो, लिखो। हालांकि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे, साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। भारतीयों की संख्या में केंद्रीय विधान परिषद में, या विधायी परिषद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे विधान परिषद लिखो चाहे विधायी परिषद लिखो, कुछ नहीं घटेगा। ठीक है। केंद्रीय विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। फिर भी प्रावधानों के सापेक्ष भारतीयों के लिए कुछ विशेष कार्य, भारतीयों के हित के लिए कुछ विशेष कार्य, भारतीयों के हित के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। कुछ काट दीजिएगा, कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। ठीक है। अब ये तो बात हो गई विस्तार की। शक्तियां कैसे बढ़ा रहे हैं? जैसा मैंने बताया था, बजट पर चर्चा करने का अधिकार 1892, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी 1892। लेकिन उस प्रश्न के बाद अगर जिस सदस्य ने बजट को पेश किया है, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अगर जो बजट को पेश किया, वित्त मंत्री या वित्त मंत्री तो नहीं था, वित्त सचिव बोलते थे उस समय, वित्त सचिव ने जो बजट पेश किया है, अगर वह क्या हो गया, अगर वह किसी भी तरह से अगर कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है या सदस्य कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और वह पूछे गए प्रश्न अगर वित्त मंत्री या वित्त सचिव को समझ में नहीं आ रहा है, तो मना कर देगा कि हम इसका जवाब नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आई?
तब उसके खिलाफ उसके इस उत्तर से असंतुष्ट सदस्य कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछ सकता था अभी तक। लेकिन 1909 में यह अधिकार दिया जाएगा कि अब अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने जैसा बताया, यह सारे क्वेश्चन पहले से ही लिखकर जमा करवाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात सुनाई? ऐसा नहीं कि वहां पर कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो जाएगा, कुछ भी पूछ रहा है कुछ भी आंसर, ऐसा नहीं होगा। यह सारे प्रश्न पहले से ही लिखकर जमा करवाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नोट करोगे? लिखो लिखो, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। सदस्य, ऐसा लिखिएगा, अब सदस्य, सदस्य अब लिख लीजिए, अब सदस्य लिख लीजिए। सदस्य अब, सदस्य अब ना केवल बजट पर चर्चा कर सकेंगे, जो कि पहले भी कर रहे थे, ठीक है, ना केवल बजट पर चर्चा कर सकेंगे, साथ ही प्रस्ताव, साथ ही प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, साथ ही प्रस्ताव पेश कर सकते थे और जनहित मामलों पर भी चर्चा कर सकते थे। जनहित मामलों पर भी चर्चा कर सकते थे। अब बजट में प्रश्न चर्चा के दौरान वे अनुपूरक प्रश्न, यहां लिख दे रहा हूं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, ठीक है। हालांकि विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंध पर, हालांकि विदेश नीति और रियासतों के साथ संबंध पर चर्चा की अनुमति नहीं थी। रियासतों के साथ संबंध पर चर्चा की अनुमति नहीं थी। चर्चा की अनुमति नहीं थी, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, तेज लिखिए, आगे लिखिए। इसके बाद इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय मुस्लिमों के लिए, ऐसा लिखिएगा, भारतीय मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्षेत्रों की घोषणा की गई, जिससे भारत में सांप्रदायिकता को वैध समझते हो, वैधता मिल गई। यह भारत में सांप्रदायिक तनावों के लिए, सांप्रदायिक तनाव के लिए या के संबंध में एक बीज समझते हो ना, ठीक है, एक बीज साबित होगा।
ये एक बीज साबित हुआ, होगा क्या, हुआ, एक बीज, बीज लिख लोगे ना, सीड, एक बीज साबित हुआ। कभी आपको लगे कि वो कैब थोड़ी सी इधर उधर हो रही है हिंदी की, तो आप लोग उसे अपनी ओर से करना। मुझे मेन चीज समझानी थी कि सांप्रदायिक तनाव का पौधा यहां से रोपित हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो एक और लिखोगे। अच्छा हाँ, इसकी वजह से मिंटो को, कहां गया मिंटो, ऊपर वो उसमें चले गए, चलो। इसी वजह से मिंटो को अब एक उपाधि मिल जाएगी, क्या बोला जाएगा उन्हें, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया, यानी कि भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जनक। देखो, भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जनक, या फिर लिख सकते हो भारत में सांप्रदायिक तनाव का जनक। भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जनक या भारत में सांप्रदायिक तनाव के सूत्रधार जनक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा एक नोट करोगे, अगला पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। लिखो, इस प्रावधान में या इस अधिनियम में, इस अधिनियम में पहली बार कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भारतीय को जगह मिली। कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भारतीय को जगह मिली, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एसपी सिन्हा लिख सकते हो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मिंटो नहीं चाह रहे थे, समझ रहे हो ना? लेकिन मिंटो के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक और आदमी, कौन, वाइसराय मिंटो ही थे। कौन बैठा हुआ है, सचिव। सचिव ने बहुत अन्य विनय किया, क्या मेरी बात क्लियर है? और फिर कार्यकारी परिषद के लिए, कार्यकारी परिषद की सदस्यता के लिए भारतीयों का रास्ता आसान हो गया, सुलभ हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली बार कार्यकारी परिषद के सदस्यों के रूप में, है ना, सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह दी गई, और अब कार्यकारी परिषद में भी धीरे धीरे भारतीयों को लाया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, लिखोगे, लिखो, लिखो साथ ही, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, क्लास लिखो साथ ही, भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव की परिषद में भी 2 भारतीयों को नामित किया गया। साथ ही भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नामित किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? एक और बात समझ लेते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं दिए गए थे, यह वाणिज्य मंडल, है ना, जमींदार वर्ग, सबको अलग अलग करने की कोशिश की गई थी। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दिया गया, लेकिन देर और भी अन्य आधार थे जिसके तहत अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और हम आगे के एक्ट्स में देखेंगे, इन्हीं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को और बढ़ाया गया है, बाकी सारे भारतीयों को भी जो है वो धर्म के आधार पर अलग अलग करने की कोशिश
की गई। क्या मेरी बात क्लियर है? 1919 का एक्ट आएगा, 1935 का एक्ट आएगा, तो अब जो एक्ट आएंगे, अब जो भी अधिनियम आएंगे उसमें, है ना, 1909 के एक्ट की सफलता के बाद 1909, आप लोग क्या करते हो कि जब किसी चीज में सफल आते हो तो वही चीज और रिपीट करते हो। तो 1909 का जो अधिनियम था उसकी सफलता के बाद जो अब अगले अधिनियम आएंगे उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर विभाजन की मतलब कोशिश की जाएगी। अब मुस्लिम को अलग कर दिया है, फिर इसी तरह से जैन, बुद्ध, सिखों को सबको अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? चलो, इतना क्लियर हो गया? एक बार देख लो, पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत है तो। अच्छा, ये वाली बात लिखवा दूं कहीं, एक छोटा सा पॉइंट लिख ही लो, चलो लिख लो, मन में संदेह ना रहे ना। लिखो लिखो देखो, प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में लिख लो, प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र ना केवल मुस्लिमों को, साथ ही वाणिज्य मंडल, ना केवल मुस्लिमों को, साथ ही वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय, सरकारी निगम और जमींदार वर्ग को भी दिए गए। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? पहले भारतीय कार्यकारी परिषद का सदस्य एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इसके अलावा क्या हुआ था, पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। इसके अलावा क्या हुआ था, केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ गई थी। साथ ही साथ क्या हुआ था, अब भारतीय सदस्यों की संख्या ज्यादा हो रही थी, लेकिन वो जो भारतीय सदस्य हैं, क्योंकि वह उनमें से कई लोग मनोनीत हैं, नामित हैं गवर्नर द्वारा, इसीलिए वह भारतीय हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, अब हम दूसरी बारे में बात करेंगे, इसके बाद वाले एक्ट के बारे में। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार 1919 अधिनियम, भारत सरकार 1919 अधिनियम। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं बताओ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड सुधार। नाम तो देखो इसका भी क्या है, सुधार, लेकिन सुधारने से ज्यादा ये भी क्या कर देगा, बिगाड़ के चला जाएगा। अब इसमें अब खुद बताओ, मॉन्टेग्यू कौन है? कौन है भाई? सब लोग बोलो भाई। सचिव है पक्का? और चेम्सफोर्ड कौन है? पक्का? चलो ठीक है, वेरी गुड। मॉन्टेग्यू यानी कि सचिव, चेम्सफोर्ड यानी कि उस समय का वाइसरॉय। ठीक है, 1919। अब दोबारा से हिस्ट्री में आते हैं थोड़ा सा। कौन सा टाइम पीरियड है? हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा से आ गई है। कैसे आई है? सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। मेरी बात सुने, कांग्रेस बोल रही है ठीक है हम लोग भाई भाई हैं, मुस्लिम भी बोल रहे हैं हम लोग भाई भाई यार, क्यों भाई बोल के लड़ाई कर रहे हैं? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और साथ ही साथ केवल यह एकता नहीं हुई, नरम दल और गरम दल की भी एकता आ गई। 1916 के लखनऊ समझौते में जिसके चेयरपर्सन थे अंबिका चरण मजूमदार, उसमें ना केवल नरम दल गरम दल साथ में आ गए, 1907 में उनके बीच में जो लड़ाइयां हुई थी वो सब भुलाकर नरम दल गरम दल साथ में आ गए। साथ ही साथ कौन कौन साथ में आ गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्या मेरी बात क्लियर है? और वह या इस बात पर एग्री कर गए हैं कि अब जो बड़े आंदोलन करेंगे हम वो सब मिलकर साथ में करेंगे।
एक दूसरे का सपोर्ट करें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, यहां तो सब मामला सही था, लेकिन 1900 जो 10 से 20 का दशक है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ हद तक क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही होती हैं, धीरे धीरे लोग वायलेंट एजिटेशन कर रहे हैं, लोग किसी ना किसी तरह के हिंसक है ना गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, जिससे बचने के लिए और लोगों को किसी भी समय अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट के बाद, अरेस्ट के तुरंत बाद देखो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये बात बताया कि नहीं? पुलिस ऐसे नहीं उठा के ले सकती, पुलिस अगर तुम्हें ले जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसे कहां पर, किसके अंदर, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने प्रस्तुत करना होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन यह हक, यह अधिकार छीनकर उसे कितना कर दिया गया, 2 साल। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ब्रिटेन की पुलिस, तो ऐसे में अब आपको न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसके पास पूरा 2 साल का टाइम। समझ रहे हो ना? अब 2 साल में कितने हो गए, 365 गुणे 2 कितना हो गया? मैथ नहीं पढ़ रहे हो कुछ? सीसैट में क्या होगा तुम लोग, बताओ मुझे। 365 गुणे 2 कितना होगा? 730। वेरी गुड, 730 होगा। सोचो 730 दिन तक किसी को अरेस्ट किया, 729 दिन, 729 दिन किसी को अरेस्ट किया, 729 दिन छोड़ दिया। अब उस पर कोई केस नहीं बन रहा। अब पुलिस वाले के ऊपर कोई केस नहीं बन सकता कि आपने गलत किया। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और गतिविधियां भी रोक दी और परेशान भी कर दिया, टॉर्चर भी कर दिया उसी में, या मार मूर के खत्म कर दिया एक ही बार में, खत्म। 2 साल तक टॉर्चर करेगा, कहां को तो कोई आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार नहीं है। तो इस चीज को लाने के लिए रॉलेट एक्ट आया था, या व्यवस्था लागू करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट। मेरी बात समझ में आती है ना? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। रॉलेट सत्याग्रह में ही क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह के विरोध के दौरान ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जो कि अमृतसर के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने जन मोर्चा निकाला था, रैली कर रहे थे। और बाई चांस उस दिन वैसाखी का दिन था। जैसे आप लोग कुछ मनाने के लिए, या कुछ वो कौन सा आता है यहाँ पर जो भीड़ लगती है, अरे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में पूरा ये रोड ब्लॉक कर देते हैं, 2-4-10 दिन भीड़ लगी रहती है, खूब हर जगह मूर्तियां लगी होती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो कुछ वैसी रैली निकालते हैं लोग, तो फिर भीड़ लगी रहती है। तो वैसाखी का मौका था, ठीक है, पूरा पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है, बताइए तुम लोग को। तो अमृतसर के एक मैदान में लोग इकट्ठा थे, जिसकी वजह से वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। वो सब कहानी आपको हिस्ट्री में पढ़ लेनी है, लेकिन मैं तुम्हें दौर बता रहा हूं क्या था। अब इस दौर में जहां पर सरकार जो है ऑप्रेसिव, यानी कि दमनकारी नीतियां अपना रही है, मेरी बात सुनिए, किसी भी तरह से लोगों को एक होने से रोकना चाहती है, किसी भी तरह से फूट और डालना चाहती है, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया जा सके, ताकि भारतीयों को किसी तरह से अलग थलग किया जा सके, और यह लोगों के अंदर भावना डेवलप की जा सके कि भारतीयों के सबसे ज्यादा सर्वोसर्वा या सबसे ज्यादा सोचने वाले उनके बारे में हम ही लोग हैं, हम ही उनका भला कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस माइंडसेट के साथ, इस मानसिक स्थिति के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार लाया गया। क्या मेरी बात क्लियर? जिसका परोक्ष उद्देश्य क्या है? जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है भारतीयों को अलग अलग करना, आंदोलन को कमजोर करना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो लोग क्या बोल रहे हैं? हम व्यवस्था को और सुधारना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने एक बहुत जरूरी बात बोली, इसमें उन्होंने बोला व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी एक्ट आ रहे हैं, ये कभी भी आ रहे हैं, अब से हमारी कोशिश रहेगी हर 10 साल में एक नया अधिनियम आ जाएगा, और वह अधिनियम आने से पहले एक कमीशन या एक कमेटी ब्रिटेन से इंडिया आएगी, पुराने वाले लाए गए अधिनियमों के प्रावधानों पर, पुराने जो प्रावधान आया था उस प्रावधान पे, वो जो अधिनियम आया था उस पर लोगों की क्या सहमति है, क्या विचार है, उससे कुछ सुधार आया कि नहीं आया, वह सब निर्णय लेने के बाद, उसकी समीक्षा करने के बाद ही नया अधिनियम लाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 1919 के एक्ट में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब से हर एक 10 साल में हम एक एक्ट लाएंगे, और वह एक्ट लाने से पहले हम आपकी राय जानने ब्रिटेन से यहां पर किसी ना किसी कमीशन को भेजेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 1919 का एक्ट आया, उसके बाद याद है, उसके बाद उसके 10वें साल पूरा होने से पहले एक कमीशन भी भारत में आया था, याद है? साइमन कमीशन 27-28 में, जिसका मेन काम क्या था कि 1919 के एक्ट में
जो भी भूल चूक हो गई है अब आने वाले एक्ट में उसे सुधारें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट करोगे? लिखो, क्या लिखा तुमने अभी तक? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यही हेडिंग रहेगी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रैकेट में लिख लेना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यह सुधार। ठीक है, लिखोगे? लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत मैंने क्या बताया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे, है ना? बताया था ना? तो लिखोगे इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्रों, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाया गया और सिख, कॉमा ईसाई, कॉमा आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन समझते हो ना? ठीक है, एंग्लो इंडियन, कौन होते हैं एंग्लो इंडियन? हाँ, किन्हें बोलते हैं? जो इंग्लिश में बात करेगी, ये कौन सी बात? जो जो ब्रिटेन से आए थे लेकिन बस यहां गए थे, मेरी बात सुन रही है? जिनके मम्मी पापा ब्रिटेन से आए लेकिन पैदा यहां पर हुए, वो एंग्लो इंडियन है। मेरी बात सुनना आ गई? चलो लिखो, आंग्ल भारतीय, कॉमा आंग्ल भारतीय, कॉमा यूरोपीय। क्या बंद करवा रहे हो भाई? और आंग्ल भारतीय क्या लिखा? कॉमा यूरोपीय, और पहले से ही उपस्थित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, पहले से ही उपस्थित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। ठीक है, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अब बढ़ दिया जाएगा। ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? मतलब माइक भी ले सकते हैं। सही बात है, चलो कोई बात नहीं, अगर सही कारणों से कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, होते रहने चाहिए। इतना लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, इतना लिख लिया तो हमने पहले था। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ? मैंने क्या बताया था? कुछ सुधार होने की बात हो रही है। सुधार में मुख्य रूप से दो सुधार है इसमें। पहला तो है वैध शासन व्यवस्था को लाया जाएगा, दोहरी शासन व्यवस्था को लाया जाएगा दोबारा से। हाँ, एक बार आ चुका था, फिर एक बार खत्म भी हो गया था। सीओडी बीओसी 1784, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, खत्म कब हो गया था? कुछ याद है? कब खत्म हो गया था? बताओ भाई, सब भूल गए तुम लोग यार, भूल गया सब कुछ, याद नहीं है कुछ। बताओ बताओ। हाँ, अपने दोस्तों के बारे में, है ना, जिनसे रात भर बतियाते हो, उनके बारे में तो नहीं भूलते हो तुम लोग? सुबह गुड मॉर्निंग करना, गुड इवनिंग करना, बताओ, ये सब तुरंत भूल जाते हो? पढ़ाया हुआ, टीचर ने गला फाड़ा हुआ इतना। बताओ जल्दी से। हाँ, अरे सीओडी बीओसी कैंसिल कब हुआ था? निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड कब खत्म हुआ था? कौन से एक्ट द्वारा, कौन से अधिनियम में? क्यों खत्म किया गया था? क्यों खत्म? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से प्रशासन का काम नहीं कर पा रही थी। यानी ईस्ट इंडिया को खत्म करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को खत्म करने के लिए जो अधिनियम आया था उसी में खत्म कर दिया गया था। और वो अधिनियम कौन सा था? 1858 का एक्ट। तो 1858 के एक्ट के द्वारा सीओडी और बीओसी को खत्म करके वाइस राय और सेक्रेटरी यानी कि सचिव का पोस्ट बनाया गया था। याद आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलो ठीक है। तो अब द्वैध शासन दूसरे तरह का आ जाएगा। द्वैध शासन किस तरह का है मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। दोबारा से द्वैध शासन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, विषयों को बांट लिया जाएगा, विषयों का बंटवारा हो जाएगा। विषयों का बंटवारा कैसे होगा कि अब कुछ ऐसे विषय रहेंगे जिस पर सर्व निर्णय गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल लेगी, और कुछ विषयों को विधायी परिषदों के लिए भी खोल दिया जाएगा कि उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे, समझ रहे हो ना, छोटी मोटी चीजें, नाली कब साफ करानी है, सड़क कब बनवानी है, पेड़ों की संख्या कम हो गई, पेड़ लगवाने हैं। मेरी बात समझ नहीं समझे बात, रोड लाइट कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी, हालांकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी, समझ रहे हो ना, डाक व्यवस्था कहां पर खुलेगी नहीं खुलेगी, मतलब छोटे मोटे निर्णय के लिए विधायी परिषद को भी कुछ क्षेत्र दे दिया गया था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब कुछ क्षेत्रों पर, समझ आ रहा है, कुछ फील्ड में कुछ क्षेत्रों पर जो निर्णय लेगी, जो कानून बनाएगी, वो विधायी परिषद होगी, और कुछ क्षेत्र जो है यह गवर्नर के पास, या बोल सकते हो वॉइसरॉय के पास, क्षेत्रीय स्तर पे गवर्नर के पास, समझ आओ ना, अपने पास संरक्षित, रिजर्व रखेगी, आरक्षित करके रखेगी कि यह विषय महत्वपूर्ण टाइप के होंगे, महत्वपूर्ण विषय, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, रक्षा, यह विधायी परिषद दे देगी। कल से पुलिस जो है, अगर कांग्रेस के अंदर में काम करेगी, है ना, तो खत्म हो जाएगा उसी दिन ब्रिटिश शासन। मेरी बात समझ में, समझ रहे हो ना? तो रक्षा हो गया, इसके अलावा राजस्व हो गया। क्या राजस्व का काम इन्हें दे देगी? चोरी कहां से करेंगे भाई, समझ रहे हो ना? राजस्व या वाणिज्यिक जो भी गतिविधियां चल रही हैं, वो सब अधिकार, वो सब क्षेत्र अपने पास रखेंगे ये लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? और कुछ मूलभूत की जो एकदम चीजें होती हैं डे टू डे वाली, लाइट क्यों नहीं आ रही है, बिजली मैन को कॉल कर दो, सड़क साफ नहीं हुई है, सफाई वालों को कॉल कर दो, समझ रहे हो ना, या नालियां गंदी हैं तो नगर पालिका में कॉल करो। मतलब कुछ बेसिक जिम्मेदारियां, कुछ बेसिक जिम्मेदारियां अब इन्हें भी दी जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में तो अच्छा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चेंज आ रहा है। एक तो 10 साल में आ रहा है, और फिर एक छोटी छोटी फील्ड बढ़ रही है। नहीं समझे बात? लोकतंत्र की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन यह स्पीड बड़ी स्लो है, यह स्पीड अनुचित और स्लो है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे अगर चेंज करेंगे तो ऐसे 1000 साल में पूरी व्यवस्था हमारे पास आ पाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो विधायी परिषदों का विस्तार तो किया गया, साथ ही साथ विधायी परिषदों में दो तरह के सब्जेक्ट्स, यानी दो तरह के क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। एक वो सब्जेक्ट्स, एक वह विषय जिन पर वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वोसर्वा, यानी कि सर्वमान्य माना जाएगा, उसके खिलाफ विधायी परिषद नहीं जा सकती। क्या मेरी बात क्लियर है? और दूसरा कुछ एक डे टू डे वाले, समझ रहा हो ना, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित विषय, जिसके लिए विधायी परिषदों को जिम्मेदार बना दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कुछ हद तक लोकतंत्र लाने की कोशिश है। नहीं समझे बात? क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि अभी भी, हाँ, ये वाले लोग, वो ये विधायी परिषद के पास ये विधायी परिषद के पास 3-4 जो दैनिक क्रियाकलाप वाले कार्य होते हैं, दैनिक क्रियाकलाप वाले क्षेत्र होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार इन्हें दे दिया जाएगा, विधायी परिषदों। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब समझ रहे हो ना, जो मुख्य विषय है वो अपने पास रखेंगे, बस ये समझो। जो मुख्य विषय है, जैसे क्या हो गया, रक्षा, पुलिस, राजस्व, कर वसूली, ये सब चीजें अपने पास रखेंगे। नहीं समझे बात? समझ रहे हो ना? फॉरेन रिलेशन, जैसे किसी राज्य के साथ ब्रिटिश इंडिया क्या संबंध होगा, ब्रिटिश भारत का किसी अन्य राज्य के साथ, किसी अन्य देश के साथ क्या संबंध होगा? क्या यह इतना जरूरी मामला है? क्या यह विधायी परिषद को दे देगा? अगर विधायी परिषद को दे दिया तो विधायी परिषद के लोग उनसे हेल्प मांगने लगेंगे, कहेंगे ब्रिटिशर्स हमें परेशान कर रहे हैं भाई, यहां आके बचाओ, अपनी सेना भेजो। क्या मेरी बात समझ में? तो बहुत सोच समझ के उन्हीं क्षेत्रों को विधायी परिषदों को दिया गया जिसमें परेशानी ना। ये वायसराय तो अलग है ना, ये विधायी, हाँ बोलो। अलग अलग कार्यों का बंटवारा, उत्तरदायित्वों का बंटवारा, क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्षेत्रों का बंटवारा किया गया, जो कुल कार्य होते हैं किसी संसद के, है ना, उसी में से समझ लो बंटवारा कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार
बाई कैमरलिज्म आ गया है इंडिया में। व्हाट इज बाई कैमरलिज्म? बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय प्रणाली। संसद के कितने सदन? 2 सदन। शाबाश। संसद के कितने अंग? 3, 5, 3। भाई 2 सदन और कौन सा अंग होता है? हाँ, दो तो चलो समझ में आ रहा है, दो सब संसद की बात कर रहा हूं। संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा तो सदन है, और राष्ट्रपति। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, शाबाश। संसद के 3 अंग, लेकिन सदन कितने? 2। तो द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी केंद्र पे भी और राज्य में भी। राज्य में हर जगह नहीं हो पाएगा, आज भी नहीं हो पाया। आज भी कहीं पर विधानसभा है, कहीं पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, लेकिन बहुत कम जगह पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ज्यादातर जगह पर केवल विधानसभा है। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रांतीय प्रांतीय में भी समझ हो ना, प्रांतीय स्तर पे भी द्विसदन की कार्रवाई हो सकती है, और केंद्रीय स्तर पे तो 2 सदनों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो, चलो नोट करो, लिखो। लिखो 1917 में, 17 बोल रहा हूं, 19 नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, सोच समझ के बोल रहा हूं। लिखो 1917 में राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा के अनुसार राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, या स्थापित करना था, जो भी सही से लगेगा, की स्थापना करना था। और 1919 के अधिनियम में, और 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं, की कुछ विशेषताएं इसी आधार पर, इसी आधार पर लिखी गई या बनाई गई, लिख सकते हो, इसी आधार पर लिखी गई या बनाई गई। ठीक है, पहला लिखोगे, पहला लिखोगे प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसका अर्थ था, या जिसका अर्थ है कि प्रांतीय स्तर के विषयों को, प्रांतीय स्तर के विषयों को प्रांतीय स्तर के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला तो लिखोगे हस्तांतरित विषय, लिख दूं मैं? हस्तांतरित विषय,
और दूसरा लिखोगे आरक्षित या संरक्षित विषय। आरक्षित या संरक्षित विषय। ठीक है। हस्तांतरित विषय में लिखोगे, हस्तांतरित विषय में लिखोगे जिन्हें जिन्हें विधान परिषद, या ऐसा लिख लो, जिन्हें मत लिखो, एक थोड़ा सा काट लो, जिन्हें काट लो, ऐसा लिखो जिनके प्रति विधान परिषद उत्तरदायी थी, जिनके प्रति विधान परिषद उत्तरदायी थी, और उसमें लिखोगे आरक्षित विषय में जिनके प्रति आरक्षित विषय में लिख लो जिनके प्रति गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर लिखा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रांतीय है ना, तो वायसराय नहीं लिखेंगे, गवर्नर लिख सकते। जिनके प्रति गवर्नर या उसकी कार्यकारी परिषद उत्तरदायी थी। लिख लिया? ठीक है। लिखोगे इस अधिनियम के तहत, अब लाइन चेंज करके अगला लिखो, इस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय यहां लिखा हुआ है ना, तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये लिखा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की स्टार्ट हुई है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे आज के टाइम पर भी कुछ क्षेत्र होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार रूल बनाती है। ठीक उसी तरह से विषय शुरुआत से ही दो भाग में डिवाइड है। जैसे ही प्रांतीय विधायी परिषदों का गठन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रांतीय विधायी परिषदों के पास कुछ अधिकार है, कुछ विषय पे वो रूल बना सकती है, कानून बना सकती है। क्या मेरी बात समझ? तो अगर विषयों को कोई डिवाइड करे तो इस तरह से डिवाइड है कि केंद्रीय विधायी परिषद या केंद्रीय कार्यकारी परिषद लिख दे रहा हूं, यहां कार्यकारी परिषद लिख दे रहा हूं, केवल कार्यकारी परिषद, ये दोनों रूल बनाती हैं। ठीक है। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए कौन उत्तरदायी है? प्रांत की सरकार उत्तरदायी है। अब प्रांत की सरकार में प्रांतीय स्तर पर जो विषय आवंटित हैं, प्रांतीय स्तर पर जो विषय आवंटित हैं, उनमें दो भाग में डिवीजन हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? एक डिवीजन है हस्तांतरित, और एक डिवीजन है आरक्षित। इसे बना लो, समझा?
किसी भी किताब में इतना क्लियरली नहीं बनाया, मैं बता दे रहा हूं पहले ही, ना डीडी बासु में ना उसमें लक्ष्मीकांत में। ठीक है, विषय इस तरह से डिवाइडेड थे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ विषयों पर केंद्रीय विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद निर्णय ले रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है भाई, आज के टाइम पे भी करती है। और प्रांतीय सरकार जो है, उनके जो क्षेत्र थे उनके लिए जो विषय रखे गए थे, अब उसमें भी डिवीजन हो गया है। प्रांतीय स्तर पर जो कुछ भी विषय है, जो कुछ भी क्षेत्र है, उनका डिवीजन दो तरह से हो गया है, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित। हस्तांतरित वह विषय है जिस पे प्रांतीय विधान परिषद, जिस पर प्रांतीय विधान परिषद रूल बना सकती है, और जो रूल बना देगी वो माना जाएगा। मेरी बात सुन भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? दूसरा क्या है? आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र यानी कि गवर्नर और गवर्नर या गवर्नर की कार्यकारी परिषद। सर ये कहां से कार्यकारी परिषद आ गई? एक और कार्यकारी परिषद भी दो होगी ना, एक जो वायसराय के नीचे काम कर रही है और एक जो प्रांतीय गवर्नर के नीचे काम कर रही है। समझ रहा हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी कार्यकारी परिषद लिखे तो समझ, सोचा करो कहां की कार्यकारी परिषद, केंद्र वाली या राज्य वाली? राज्य कहना सही नहीं है, प्रांत वाली। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसे नोट कर लिया? हाँ ऐसे बनाओ, इसे बनाओ, इसे ऐसे ही बना लो, बहुत बहुत जरूरी है ताकि एकदम क्लियर रहे। वरना किताब पढ़ते रहोगे, उसमें कब कार्यकारी से, कब यहाँ की कार्यकारी से यहाँ कार्यकारी पे आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, और सब कुछ एक ही तरह का लगेगा। लगेगा कि गवर्नर कहां से आ गया, गवर्नर की पोस्ट तो खत्म हो गई थी 1837 में। समझ रहा हो ना? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर वाइस राय, तो गवर्नर कहां से आ गया? प्रांत में तो गवर्नर थे। समझ रहा हो ना? जो बड़ा गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और आगे चलकर उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और उसके ही शक्तियों को विस्तार करते हुए वाइसराय बना दिया गया था। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा ना है कि प्रांत के गवर्नर खत्म कर दिए गए थे। प्रांत के गवर्नर थे, जैसे राज्य के गवर्नर होते हैं वैसे प्रांत के गवर्नर, जैसे राज्य के राज्यपाल होते हैं आज की डेट में वैसे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना बना लिया? नहीं बना पाए? हाँ बन गया। अब आगे लिखोगे, आगे लिखो। लिखो, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम से पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, समझ गया ना? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और संपत्ति लिखो, और संपत्ति कौमा कर और शिक्षा के आधार पर, संपत्ति कौमा कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार, संपत्ति कौमा कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिख लो, जिसे लिखो, देखो इस प्रावधान या इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और ली कमीशन, ली आयोग, ली लिख दूं, ली कमीशन, ली आयोग या कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में
केंद्रीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लिख लिया? कोई समस्या तो नहीं है? समस्या होगी तो कल पूछेंगे। हमारा कोर्स थोड़ा पीछे जा रहा है, एक संडे की क्लास में चाह रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट दो तो एक संडे को क्लास ले लें। यार जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कोई संडे और कोई छुट्टी नहीं होती है भाई, है ना? उनके लिए रोज तैयारी। ऐसा छोड़ो ना कि तुम मंडे से सैटरडे सपना देखते हो आईएएस बनने का, संडे को सो रहते हो, वो सपना नहीं आता है। समझ में आ? जब तक बन नहीं जा रहे तब तक छुट्टी समझ लो जीरो जीरो। ठीक है? अगर सच में बनना चाहते हो तो छुट्टियां लेना बंद कर दो एकदम।